तो आज अतीक अहमद से प्रयागराज के हुमनगंज थाने में पुलिस ने दूसरे राउंड की पूछताछ की, जिसमें कई सवाल किए गए। एसटीएफ की 6 सदस्यों की टीम ने उमेश पाल के मर्डर में इस्तेमाल हथियारों को लेकर भी अतीक से सवाल किया। अतीक ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए। आपको 10 चौंकाने वाले खुलासे बताते हैं। सबसे बड़ी बात, अतीक ने उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची। पुलिस वालों को मारने की भी पूरी प्लानिंग उसकी साथ थी। अतीक ने बताया कि उमेश को ना मारने से उसके नाम का खौफ खत्म हो जाता। प्रयागराज के लोगों को बताना था कि अतीक अभी जिंदा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद हथियार को फार्म हाउस में रखा गया था। अतीक की निशानदेही पर अब पुलिस हथियार की तलाश करेगी। अतीक ने कबूला कि उसके रिश्ते आईएसआई एजेंट और लश्कर से हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने अपने बेटे असद के लिए अतीक ने अबू सलेम से मदद ली थी। तो अतीक अहमद की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से अब एटीएस भी पूछताछ करेगी। एटीएस अतीक के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच करेगी। फिलहाल अतीक और अशरफ 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर हैं। इससे पहले एटीएस ने तकरीबन 200 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है। 10 संभावित सवालों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। सवाल कुछ ऐसे होंगे। पहली बार पाकिस्तान से संपर्क कब साधा? पाकिस्तान के किन किन आतंकवादियों से कनेक्शन है? किसके जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों तक पहुंचे? आतंकवादी कनेक्शन में आईएसआई का क्या रोल था? पाकिस्तानी आतंकियों से क्या क्या मिला? पाकिस्तान से मंगाए हथियार कहां पर छुपाए गए? क्या पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भी हथियार मंगाए गए? पंजाब में अतीक के लिए कौन कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों की शह पर कौन कौन सी वारदात को अंजाम दिया गया? पाकिस्तानी कनेक्शन में कौन कौन शामिल था? आपको बता दें कि अतीक के कई मददगारों के नाम इसमें मिले हैं। एटीएस की टीम प्रयागराज जाकर अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी। एक तरफ अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस और एटीएस दोनों के पास सवालों का पुलिंदा है, और दूसरी तरफ असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली और उमर पर पैनी निगाह है। वहां पर भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी लगातार की जा रही। तो एनकाउंटर से पहले असद भी पुलिस को 49 दिनों तक चकमा देता रहा। प्रयागराज में वारदात को अंजाम देने के बाद कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी यूपी के दूसरे जिलों में वो भागता रहा, ठिकाने बदलता रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई दिनों तक असद दिल्ली में था। दिल्ली के जामिया नगर और संगम विहार में भी वो कुछ दिनों तक छिपा रहा, जिसके बाद दिल्ली से अजमेर चला गया। TV9 भारतवर्ष की टीम उन जगहों पर पहुंची जहां असद रुका हुआ था। कैसे असद पुलिस को गुमराह करता रहा, देखिए एक एक्सक्लूसिव टीम। फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक दिन तक असद प्रयागराज के एक घर में छिपा रहा। उसके बाद 26 फरवरी को वो बाइक पर सवार होकर कानपुर पहुंचा और 28 फरवरी को दिल्ली के इसी आनंद विहार बस अड्डे पर आया, जहां से वो सीधा जामिया नगर गया। जामिया नगर में अपने करीबी के घर ठहरा। अतीक अहमद का बेटा असद देश की राजधानी दिल्ली भी पहुंचा था। प्रयागराज से फरार होने के बाद कानपुर के रास्ते वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के जामिया नगर में भी पनाह ली थी। जामिया नगर के बाद वह संगम विहार भी गया और लगभग दिल्ली में 15 दिन तक रहने के बाद यहां से अजमेर के लिए निकल गया। इस वक्त हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हैं और जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर के अंदर असद और गुलाम कुछ दिनों तक छुपे हुए थे। अजमेर तक जब एसटीएफ के पहुंचने की सूचना मिली तो असद वहां से सीधे मुंबई पहुंचा और यहां से सालिम गैंग के कुछ लोगों ने उसकी मदद की और फिर मुंबई से वो पहले पुणे में गया और पुणे के बाद में नासिक में गया। नासिक से वापस कानपुर गया और कानपुर से झांसी गया। लेकिन जब वह दोबारा झांसी पहुंचा तो एसटीएफ को उसके आने की भनक पहले ही लग गई थी। तो फिलहाल असद और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे एनकाउंटर पर सियासत हो रही है। एनकाउंटर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले गुलाम के परिवार की बातें सुनिए। शूटर गुलाम के भाई राहिल और मां ने कहा कि सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई सही है। इतना ही नहीं,
परिवार ने गुलाम का शव तक लेने से इनकार कर दिया। कल रात में भी हम परिवार के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ बैठ के कहा कि हम लोग शव नहीं लेंगे। उसकी खुद की बीवी बच्चे थे, छोटी बेटी है उसकी 5 साल की, 1 साल की, किसी के बारे में नहीं सोचा। तो आज उसका शव लेके हम लोग करेंगे भी क्या? और सब कुछ तबाह कर दिया उसने। ठीक किया बेटा। पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। जो उन्होंने गलत रास्ते पे गया, किसी के बच्चे को छीना, तो किसी ने मेरे बच्चे को छीन लिया। ठीक किया। तो हमें सारी जिंदगी पड़ेगा। उठेंगे तब रोएंगे, बैठेंगे तब रोएंगे, सोचेंगे तब रोएंगे, उनके पालने के लिए सोचेंगे तब रोएंगे। अब रही क्या गया हमारे पास, सब तो खो गया। ठीक किया जो किया, अच्छा किया। आज को चेहरा दिखाना होता तो आज क्यों लंबा सोता, आज क्यों लंबा सो रहा है। माँ देख सकती है कि मेरा बच्चा लंबा सो रहा है, पत्थर रख लिया ना कलेजे पे। मैं खुल के बोलूँगा कि बहुत बुरे आदमी है, और लोग पता नहीं क्यों उनको जोड़ते हैं कि धर्म और जात से, मुसलमान से। वो सिर्फ अपनी सोचता था, वो किसी मुस्लिम कौम का थोड़ी भला किया है। माँ तो कही है कि भाई उसने जान ली, एक बेटे को ही मारा ना उसने, वो भी तो किसी का बेटा रहा होगा। तो क्या उसकी माँ दुखी नहीं? आज मेरी माँ बैठ के रो रही है, तो क्या उसकी माँ नहीं रोई होगी? क्या उसकी वाइफ नहीं रोई? तो क्या हम इतनी संवेदना नहीं रखें कि गलत को गलत ना बोले? तो आज मैं बोलूँगा गलत है, मेरे भाई ने गलत किया तो मैं बोलूँगा कि मेरे भाई ने गलत किया।